हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त डोरारा और आप देख रहे हैं स्टेटिस्टिकल धमाल विद डोरारा। आज हम करेंगे मल्टीपल रिग्रेशन को कैसे कैसे एंटर करते हैं, एसपीएस पे कैसे सॉल्व करेंगे हम, ये हम देखेंगे आज। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 12.14। 11 स्टूडेंट टीचर्स took part in an evaluation program designed to measure teacher effectiveness and determine what factors are important. The response measure was our quantitative evaluation of the teachers. The regressor variable were scores on four standardized tests given to each teacher. The data was the data are as follows. Y आपके पास डेटा डिपेंडेंट वेरिएबल है, टीचर की इफेक्टिवनेस आप देखना चाह रहे हैं, और ये आपके पास x1 x2 x3 x4 आपके पास टेस्ट स्कोर है जिनकी बेस पे आप टीचर्स की इफेक्टिवनेस चेक करेंगे। तो अब एसपीएसएस पे चलते हैं। एसपीएसएस पे ये डेटा पहले ही एंटर कर लिया था। सबसे पहले नेम्स में आप वेरिएबल का नेम दोगे। वाई वाई दिया आपने सबसे पहले, x1 x2 x3 x4, और वाई को हमने टीचर इफेक्टिवनेस का नाम दिया। ठीक है, इफेक्टिवनेस का। और वैल्यूज में हमने कोई असाइन नहीं करा क्योंकि हमने कोई कोडिंग नहीं करनी थी इसके अंदर, और मिसिंग वैल्यूज भी नहीं थी तो हमने मिसिंग वैल्यूज भी इग्नोर की। फिर नेक्स्ट हमारे पास मेजर्स, ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव थे तो हमने स्केलर यूज किया। ठीक है, स्केल यूज किया। और यहाँ पे जो अलाइन है ये सेंटर, सेंटर से मुराद ये है कि डेटा ये जो एंटर हुआ है डेटा व्यू में आप जाके देखें तो ये सेंटर में अलाइन हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको लेफ्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट को राइट कर दूं चले, तो यहाँ पे ये वाई वेरिएबल की जो एंट्री है वो राइट साइड पे शिफ्ट हो गई है। इसके अलावा अगर मैं इसको लेफ्ट पे कर दूं तो ये अलाइनमेंट लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी वाई वेरिएबल की। इसी तरह दूसरे वेरिएबल्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कमांड्स की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपने डेटा को एंटर किया है, ठीक है, आप चाहते हैं उसका वैसा ही रिग्रेशन मॉडल निकला है, तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं। तो हमारे पास स्टेप्स है एनालाइज, रिग्रेशन, लीनियर। टीचिंग इफेक्टिवनेस वेरिएबल जो y है उसको हम डिपेंडेंट में ले जाएंगे, और बाकी वेरिएबल्स x1 x2 x3 x4 हम इंडिपेंडेंट में ले जाएंगे। और यहाँ पे एंटर लिखा हुआ है, एंटर को जब हम सिलेक्ट करेंगे और स्टेटिस्टिक्स पे जाके हम एस्टिमेट्स, मॉडल फिट, आर स्क्वायर चेंज, ठीक है, जब आप इसको रन करोगे, कंटिन्यू करोगे, देन ओके, तो आपके पास ये यहाँ पे आपका समरी आ गया और ये आपके पास सनोवा आ गया। ये आपके पास कोफिशिएंट्स यानी कि आपकी रिग्रेशन लाइन आ गई। इसमें आपने देखा कि यहाँ पे आपको बीटा की वैल्यू दी हुई, जो कांस्टेंट है ये आपके पास कहलाएगा इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है। और ये x1 x2 x3 आपके पास कोफिशिएंट्स है। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये सिग्निफिकेंट है कि इनसिग्निफिकेंट है। अल्फा लेस देन है पी वैल्यू से। ठीक है, सिग्निफिकेंट वैल्यू को हम पी वैल्यू कहते हैं। तो जब पी वैल्यू बड़ी हो जाती है तो वो इनसिग्निफिकेंट कहलाता है। तो x1 आपके पास इनसिग्निफिकेंट है। फिर उसके बाद x2 की अगर बात करें, ये भी हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है, तकरीबन 14%। थर्ड वेरिएबल की बात करें, ये भी इनसिग्निफिकेंट है। फोर्थ वेरिएबल की बात करें तो ये भी इनसिग्निफिकेंट कहलाएगा। अब इस चीज से आपको क्या पता चला कि ये तमाम जो वेरिएबल्स है ये इनसिग्निफिकेंट है, यानी ये किसी काम का मॉडल नहीं है। और अगर हम ऊपर देखें एडजस्टेड आर स्क्वेयर में, हमारे पास आर स्क्वेयर तो बड़ा है 0.728, लेकिन एडजस्टेड आर स्क्वेयर हमारे पास 0.547 है, यानी कि ये किसी काम का मॉडल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम कार्ड चार्ट करेंगे, जो सेकंड मेथड है। कार्ड चार्ट से मुराद ये है कि जो काम की वेरिएबल्स है सिर्फ वही रहेंगे, और जो जो वेरिएबल ओवरफिट हो रहे हैं उसे डिस्कार्ड कर देगा। सब सेम स्टेप्स हो गए, बस मेथड में हम स्टेप वाइज को सिलेक्ट कर लेंगे एंड कंटिन्यू। हमारे पास
मॉडल समरी शो हुई है। इसके अंदर हमारे पास आर स्क्वायर, हमें प्रिडिक्टर ए में अगर हम इसका नोट करें, ए लिखा हुआ है जिसमें, उसमें बताया है कि इंटरसेप्ट के साथ बीटा 4 की मॉडल इंटरप्रेट किया गया इसके अंदर। सेकंड जो हमारे पास उसकी पावर बी लिखी हुई है आर की, इसमें हमारे पास बोथ स्लोप्स को लिया गया है इंटरसेप्ट के साथ। और अगर हम देखें, हमारा एडजस्टेड आर स्क्वायर हमें बता रहा है कि हमारा मॉडल ओवरऑल मॉडरेट फिट है, 0.64, यानी कि 64% फिट है। ठीक है। नेक्स्ट हमें ये बता रहा है आर स्क्वायर कि हमारे पास जो एक बीटा 4 है, बीटा 4 जो है वो 49% वेरिएबिलिटी एक्सप्लेन कर रहा है अपने डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है। और जो रिमेनिंग 21.9% है वो x2 एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक हो गया। और ओवरऑल अगर हम इसके देखें, ओवरऑल हम अपने मॉडल के देखें x4 एंड x2 के विद इंटरसेप्ट, तो हमारा 71.2% जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सप्लेन करें वेरिएशन अपने डिपेंडेंट वेरिएबल्स y पर, यानी कि टीचिंग इफेक्टिवनेस पे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोफिशिएंट्स। ठीक है। अब हम चलते हैं कोफिशिएंट्स की तरफ। कोफिशिएंट्स हमें क्या बता रहे हैं? अगर हम पहले इसके मॉडल 2 को देखें, ये जो मॉडल 2 लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास कांस्टेंट यानी कि इंटरसेप्ट, और हमारे पास बाकी जो वेरिएबल्स हैं ये बीटा 4 है। ठीक है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसी है कि हम इस मॉडल 2 की इंटरप्रिटेशन करते हैं, मॉडल 1 की नहीं कर रहे, क्योंकि हम मल्टीपल रिग्रेशन को कंसीडर करें। मल्टीपल रिग्रेशन में हम ओवरऑल मॉडल की बात करते हैं, जिसमें हमारे पास ओवरऑल मॉडल, हमारे पास मॉडल 2 है, इसमें x4 एंड x2 की बात की गई है। ठीक है। और यहाँ पे आप जो कांस्टेंट देख रहे हैं ये x4 के लिए है, यानी कि इंटरसेप्ट और x4 का रिग्रेशन लाइन। ठीक है। और यहाँ पे y इक्वल्स टू बीटा नॉट, बीटा 1x, और बीटा 2 x4 x2 की बात की गई है। ठीक है। हम ओवरऑल की बात करते हैं, और इस तरह से अगर हम सिर्फ मॉडल 1 को अगर लेते हैं तो हमारे पास सिंपल रिग्रेशन पे चले जाएंगे हम, यानी कि वन डिपेंडेंट एंड वन ही इंडिपेंडेंट हमारे पास वेरिएबल हो, तो सिंपल रिग्रेशन पे चले जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो ओवरफिट हो रहे होते हैं हमारे मॉडल पे, तो हमें स्टेप वाइज जिन जो हमें वेरिएबल्स नहीं चाहिए होते उनको एक्सक्लूड कर देता है, यानी कि जो अच्छे नहीं होते हमारे मॉडल के लिए ये उसको डिस्कार्ड कर देता है। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन की तरफ चलते हैं। इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरह की है, द एवरेज वैल्यू ऑफ y विल इंक्रीज 9.454 times when 1 unit increase in x4। y इंक्रीज होगा तब कितने पॉइंट्स होगा? 9.454 टाइम्स, जैसे जैसे हम 1 यूनिट इंक्रीज करेंगे x4 के अंदर। ठीक है। जैसे जैसे हम x4 के अंदर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास y के अंदर 9.454 टाइम्स इंक्रीज होगा। एंड द रिमेनिंग फैक्टर इफेक्ट इज कांस्टेंट। लेकिन हमें जो रिमेनिंग फैक्टर है जो कि x2 है उसका इफेक्ट कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब ये इंक्रीज होगा। और ये वजूहत नेक्स्ट हम बताएंगे कि वो क्यों ऐसा कहा गया है, दोनों क्यों नहीं एट अ टाइम हो सकते। ठीक है। अब सिमिलरली हमने बात की 3.795, 3.795 times increase in y when 1 unit increase in x2। ठीक है। while keeping the effect constant of x4, जब हम उसके इफेक्ट को कांस्टेंट रखेंगे अदर फैक्टर के, ठीक है, तब ये इंक्रीज होगा y में। कितने परसेंट हो, कितने टाइम होगा? ये होगा
3.795। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। मैट्रिक्स प्लॉट बनाते हैं। ग्राफ, लेगेसी डायलॉग, स्कैटर डॉट, मल्टीपल रिग्रेशन है तो हम इसके अंदर मैट्रिक्स स्कैटर लेंगे, डिफाइन करेंगे। टीचिंग इफेक्टिवनेस, x2 एंड x4, क्योंकि हम मॉडल में अब इन्हीं वेरिएबल्स को लेके चल रहे हैं तो हम इन्हीं का मैट्रिक्स प्लॉट निकालें। ठीक है, ओके। डबल क्लिक करेंगे, आप डबल टैप करेंगे पिक्चर पे, यहाँ पे आपको ये फिट लाइन दिख रही है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये लाइन फिट हो गई है। अब आप इसका रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं कैसा है। ठीक है, अब हम इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि हमें ये प्लॉट क्या शो करता है। ठीक है, अब सबसे पहले इस पोर्शन को अगर हम देखें, सबसे पहले हम इस पोर्शन को अगर देखना शुरू करें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, टीचिंग इफेक्टिवनेस। यहाँ से अगर हम देखें तो ये x2, यहाँ से हम देखें तो ये x4 है। और हम देख रहे हैं कि x2 और x4 y के रिस्पेक्ट पॉजिटिव है, यानी लीनियर इनका रिलेशनशिप है। ठीक है, लेकिन जब हम इन दो वेरिएबल्स की बात करते हैं, इनकी x2 और x4 की बात करते हैं, इसमें जो बात हुई है यहाँ से x2 और यहाँ से x4, तो हमें दिख रहा है कि जब x2 इंक्रीज होता है, ठीक है, जब x2 इंक्रीज हो रहा है तो x4 डिक्रीज हो रहा है। ठीक, और अगर हम नीचे वाला देखें, नीचे वाले की बात करें, ठीक है, तो x4 जब इंक्रीज हो रहा है तो x2 डिक्रीज हो रहा है। इससे हमें एक बात पता चली कि दोनों एट अ टाइम इंक्रीज ही डिक्रीज नहीं हो सकते, दोनों में से किसी एक को कांस्टेंट इफेक्ट देना पड़ेगा। और हाँ, ये जो डायगनल है, ये जो डायगनल हमारे पास ब्लैंक आ रही है, ये हमारे पास एक डुप्लीकेट मिरर टाइप होता है, तो ये हमेशा ब्लैंक ही होता है। ठीक है, चलिए जी, अब हम इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। हमें क्या पता चला, स्कैटर प्लॉट जो है वो शो करता है बोथ वेरिएबल्स जो x2 x4 है, वो लिंकअप है, पॉजिटिव लिंकअप है टीचर टीचर्स इफेक्टिवनेस के साथ, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, लेकिन ये आपस में नेगेटिवली रिलेट करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं मिनी टाइप की तरफ। चलें, सबसे पहले हमें डेटा को एंटर कर लिया। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस है इसकी, स्टैट्स, रिग्रेशन, रिग्रेशन, फिट रिग्रेशन मॉडल, रिस्पॉन्स वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट होता है, और कंटिन्यूअस प्रिडिक्टर्स है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 x3 एंड x4। नेक्स्ट ऑप्शंस, नहीं इसकी जरूरत नहीं है। स्टेप वाइज, यहाँ पे हमारे पास मेथड है, किधर से गए हम लोग, एक दफा दोबारा देख लेते हैं। स्टेप वाइज को हम क्लिक करेंगे, मेथड्स में जाके हम स्टेप वाइज को क्लिक करेंगे। ठीक है, एंड ओके। ये हमारे पास मॉडल आ चुका है, इंटरप्रिटेशन हम पहले कर चुके हैं तो इसको बार बार नहीं करेंगे। आर स्क्वेयर हमारे पास, एडजस्टेड आर स्क्वेयर हमें 64% बता रहे हैं, और आर स्क्वेयर यानी कि हमारे वेरिएबल्स जो है
इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है वो 71.22% वेरिएबिलिटी शो करें डिपेंडेंट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास ये रिग्रेशन लाइन है, ओ सॉरी, ये हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है अनोवा, इसको अभी हम कंसीडर नहीं कर रहे। ठीक है, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ बनाना हो तो हम इस पे ग्राफ आता है, ग्राफ की ऑप्शन आती है मैट्रिक्स प्लॉट की। ग्राफ मैट्रिक्स प्लॉट, सिंपल, ओके, सिलेक्ट किया, y, x2 एंड x4। ये हम अब हमारे पास ग्राफ आ चुका है। ये आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।